हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन भारत के भूगोल के अंदर भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के चर्चा करेंगे। स्थिति एंड विस्तार के अंदर बात करें दोस्तों, तो भारत की जो स्थिति है विश्व के अंदर किस प्रकार से मिलती है और इसके साथ एशिया के अंदर किस प्रकार से मिलती है। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, दो प्रकार से देखेंगे, स्थिति और विस्तार। स्थिति मतलब देशांतरीय अक्षांशीय, दो प्रकार से देखेंगे। इसी प्रकार विस्तार भी यही, जो कि बात करें तो यहाँ पर भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, और इसके साथ बात करें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मतलब जो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार देशांतर को देखेंगे अपन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ अपन भारत का जो है अक्षांश और देशांतर दोनों साथ यहाँ पर देखते हैं। किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थिति एंड विस्तार को लेकर के, तो करते हैं चर्चा। आइए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है अपना भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार दो पकड़ने हैं अपन सब्जेक्ट, जो है पॉइंट पकड़ने। भारत का स्थिति प्लस विस्तार की बात करें यहाँ पर इधर, तो इनका दोनों की बात करेंगे दोस्तों, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार या अक्षांश व देशांतरीय स्थिति। तो दो प्रकार से दोस्तों अपन देखेंगे, मतलब यहाँ पर दो प्रकार से भारत की स्थिति को देखेंगे। एक तो देखेंगे दोस्तों विश्व में भारत की स्थिति, ठीक है। एक तो विश्व में भारत की स्थिति, मतलब विश्व के अंदर ध्यान देना है, विश्व में कौन से कोने पे है, किस प्रकार से किस जगह पर है, यानी लोकेशन को देखेंगे स्थिति को लेकर के विश्व में भारत की। दूसरा यहां पर ही देखेंगे एशिया में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, ठीक है। तो दो प्रकार से अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ये पहला जो आंसर आ रहा है दोस्तों, विश्व में भारत की स्थिति, मोटे तौर पर मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं, उसके बाद में पूरी इसकी जो है डिटेल से समझाता हूं इस चीज को। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। यहाँ पर देखते हैं विश्व में जो भारत की स्थिति है वो किस प्रकार से मिलती है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका आता है उत्तरी अक्षांश व, या और बोल सकते हैं, और पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत की जो स्थिति मिलती है विश्व के अंदर वो मिलती है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है। दूसरी चर्चा करते हैं दोस्तों एशिया में भारत की स्थिति। तो एशिया में भारत की स्थिति को देखना है यहाँ पर। एशिया में भारत की स्थिति किस प्रकार से मिलती है, तो वो मिलती है दक्षिण मध्य एशिया, मतलब दक्षिण की तरफ मध्य में है अपना भारत एशिया के अंदर। तो ये दूसरा क्वेश्चन बना है, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि विश्व में भारत की स्थिति या भारत विश्व में किस कोण पर स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में भारत किस कोण पर स्थित है। स्थित है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे है, विश्व में भारत किस कोण पर स्थित है। तो कोण यहाँ पर सबसे पहले तो जानना जरूरी है किस प्रकार से ये कोण आते हैं। तो विश्व में भारत की जो स्थिति है ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर इधर वाले कोण को क्या कहा जाता है, इधर वाले कोण को दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में क्या कहा जाता है इन कोणों को। तो समझना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों पृथ्वी है, इसको बोला जाता है उत्तर या नॉर्थ बोल सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ये तो दोस्तों सामान्य दिशा हो गई चार। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पर
इस प्रकार से भी अपन दिशा देखेंगे कि यानी उत्तर पूर्व, अगली जो दिशा बन रही है दोस्तों वो बन रही है उत्तर पूर्व, ये बन रही है उत्तर पश्चिम, और ये बन रही है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, और इसके साथ बात करें तो पूर्व और दक्षिण, ठीक है। लेकिन भारत की जो स्थिति है अपन ने जानी है कि ये उत्तरी तो अक्षांश है, 0 डिग्री से ऊपर है, और पूर्वी क्या है दोस्तों देशांतर है। मतलब दोस्तों यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी जो बात करते हैं इस कोने के अंदर भारत क्या है आता है। लेकिन इस कोने का नाम क्या है ध्यान देना, तो ये उत्तर पूर्व वाला जो कोना है दोस्तों इसको कहा जाता है ईशान कोण। क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, ईशान कोण कहा जाता है। तो भारत की बात करूं दोस्तों विश्व में, तो भारत किस कोण पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा ईशान कोण, ये ध्यान में रखना है, ईशान कोण आएगा, ठीक है। अगली चर्चा करें दोस्तों, तो ये कौन सा आता है दक्षिण पूर्व वाला, तो इसको दोस्तों बोला जाता है आग्नेय कोण बोल सकते हैं, या अग्नि कोण बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा आता है? इसको बोला जाता है नैऋत्य कोण, ठीक है। नैऋत्य कोण हो गया, जो कि दक्षिण पश्चिम वाला जो वाला ये भाग आ रहा है इसे कहते हैं नैऋत्य कोण, और ये वाला है दोस्तों उत्तर पश्चिम को कहा जाता है वायव्य कोण, वायव्य। तो ध्यान देना दोस्तों वायव्य कोण, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन सीधा आता है कि विश्व में भारत किस कोण पर स्थित है, तो पक्का ध्यान होना चाहिए ईशान कोण पर स्थित है कि गुरुजी किस प्रकार से है। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ये दिशा बनी हुई है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसी प्रकार अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर, अभी आपको मैं अक्षांश और देशांतर का पूरा यहाँ पर जो है विस्तार से जो चीजें हैं वो समझाऊंगा। ये जो अक्षांश और देशांतर ये टॉपिक है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप राजस्थान की दृष्टि से देखो, चाहे भारत की दृष्टि से देखो, चाहे विश्व की दृष्टि से देखो, तो यहाँ पर पक्का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं अक्षांश और देशांतर को लेकर के। तो मैं भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर ही अक्षांश और देशांतर को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इस चीज का भी फायदा हो सके। और सारी जो अक्षांश है उनको अपन देखेंगे कि भारत से कितने अक्षांश गुजरते हैं, कितने डिग्री का किससे क्या संपर्क होता है। 8 डिग्री मतलब भारत के दक्षिणी बिंदु से, मतलब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इस 8 डिग्री का संपर्क और कहीं भी है क्या? तो बिल्कुल मालदीव को भारत से अलग करने का काम करते हैं, यानी लक्षद्वीप के मध्य और मालदीव के मध्य। इसी प्रकार 9 डिग्री का क्या संपर्क है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप बात करें यहाँ पर, तो इस प्रकार से आगे जाने के बाद में अपन सारी चर्चा करेंगे। 10 डिग्री का क्या मतलब है, 23.5 डिग्री का क्या मतलब है, सारा इसके अंदर समझेंगे। सारी चीजें छोटे छोटे रूप के अंदर इसको समझेंगे, तो आप बने रहिए क्लास के साथ, पूरी चीजें आपको समझा करके यहाँ पर समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये वायव्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया। यदि राजस्थान के बारे में पूछता है कि भारत में राजस्थान किस कोण पर स्थित है, राजस्थान किस कोण पर स्थित है, तो मेरे लाल इधर ध्यान दो, ये सारा मैप बनाना सिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन देखेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है यहां पर बात करेंगे अपन, ठीक है। यहां पर बात करें दोस्तों तो राजस्थान किस कोण पर स्थित है, राजस्थान, भारत में राजस्थान किस कोण पर स्थित है, तो मेरे लाल यहां पर देखो, ऊपर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। कि गुरुजी यहां पर बात करें तो कौन से कोने में आ रहा है, तो बिल्कुल इसी कोण के अनुसार देखेंगे। ये वाला कोण तो दोस्तों ईशान कोण आता है, जो कि अपन ने देखा विश्व में देख लिया भारत किस कोण पर स्थित है, अरे इसी कोने पे पड़ा है, इसी कोने पे है भारत, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगली चर्चा में यह कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है राजस्थान है, तो राजस्थान किस कोण पर स्थित है, तो वायव्य कोण पर स्थित है, ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। और आगे भी इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, हर प्रकार से आपको पूछ सकता है किस किस कोण पर क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली दोस्तों चर्चा करते हैं
मतलब दो चीजों से पता चलेगा अपने को स्थिति को लेकर के, एक तो अक्षांश और एक चलेगा देशांतर। तो सबसे पहले मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताता हूं, किस प्रकार से अक्षांश रेखा भारत के या बात करें विश्व में फैली हुई है, मानी गई है, जो कौन कौन सी रेखाएं, कितनी रेखाएं, ये सारी चर्चा भी करते हैं। छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है। ये अपने को पता चल गया मध्य एशिया के अंदर, और विश्व में देख लिया उत्तरी पूर्व। अब दो यहाँ पर टॉपिक लेंगे अपन, जैसे कि बात करें पहला तो लेंगे दोस्तों यहाँ पर स्थिति, मतलब किस किस से निकाली जाती है। तो स्थिति निकाली जाती है, एक तो अक्षांश रेखा, दूसरा एक तो अक्षांश रेखाओं से पता चलता है स्थिति का, और दूसरी बात करें यहाँ पर देशांतर से। अब यहाँ पर दोस्तों समझना है, देशांतर रेखाओं से हमें समय की मतलब समय निकाला जाता है देशांतर रेखाओं से, और अक्षांश रेखाओं से दूरी ज्ञात की जाती है, मतलब कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये चर्चा कर लेंगे। अक्षांश और देशांतर, किसी भी जगह की लोकेशन स्थिति के बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखा एक बार अपन समझते हैं पूरी, कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो समझो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों बात करें तो यहां पर ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, जियोड आकार के अंदर बोल सकते हैं, ग्लोब आकार के अंदर बोल सकते हैं, मुख्य रूप से अंडाकार। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अक्षांश रेखा क्या होती है, और इस अक्षांश रेखा को बात करें तो क्या क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों कहते हैं लैटिट्यूड रेखा, लाइन, लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। ठीक है, और लैटिट्यूड लाइन दोस्तों बात करें तो कितनी होती है, किस किस प्रकार की रेखाओं को यानी कि अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, अक्षांश रेखा क्या होती है मैं यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले अक्षांश रेखा पूर्व से या पश्चिम से, ठीक है, पूर्व से या पश्चिम से, तो मैं बोलूंगा यहां पर पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ एक एक डिग्री, एक एक डिग्री के अंतराल पर, के अंतराल पर खींची गई, खींची गई काल्पनिक, काल्पनिक रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अब समझो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, एक एक डिग्री के अंतराल पर। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखो पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दोस्तों पूर्व, और ये हो गया। तो बात की ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, पहले तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, ये लो भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ चल दिया। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, या बोले तो अपन लैटिट्यूड लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझना है दोस्तों यहाँ पर, इससे दोस्तों बोलेंगे 0 डिग्री, क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। अब मैंने बोला ना एक एक डिग्री के अंतराल पर, अरे एक एक डिग्री का अंतराल ऐसे समझ ला, जैसे बात की है 1 डिग्री, ये लो एक इधर हो गया, 2 3 4 5, ये भारत का अक्षांश भी इनके मध्य ही आएगा, ध्यान रखना भारत का अक्षांश भी इनके मध्य ही आएगा। इसी प्रकार से ऊपर चले दोस्तों 6, इस प्रकार से ऊपर तक बात करूं तो 90 डिग्री तक क्या है, ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश ऊपर खींचे गए हैं, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नीचे अक्षांश खींचे गए हैं। तो अपन कह सकते हैं ऐसे भी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ
एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तर से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है, देखो उत्तर में भी जा रही है और दक्षिण में भी जाएगी, ठीक है। तो दक्षिण में इसी प्रकार से देखेंगे, 0 डिग्री से वापस 1 2 3 4, इसी प्रकार से दोस्तों 90 डिग्री तक चलेगी, 90 अक्षांश नीचे 90 अक्षांश ऊपर। अब समझना है दोस्तों, सबसे पहले ये अक्षांशों के बारे में तो अभी समझाता हूं, लेकिन इसके पहले कुछ यहां पर समझने वाली चीजें और। ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर अपन देखा कि अक्षांश क्या होती है। तो गुरुजी अक्षांश होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ सीधा सा, जिसको 0 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। कि गुरुजी 0 डिग्री ने खींचा है, सबसे बड़ी यही है, बीच से मतलब भूमध्य, भूमि के मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है, या कहते हैं इक्वेटरल लाइन, ठीक है। समझना है, आगे पूरी चर्चा करते हैं कि गुरुजी ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या बन गया। तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, अरे उत्तर में स्थित है ये, और ये कहां पर है, दक्षिण में स्थित है। तो इसका मतलब इधर ही उत्तर में आ रहा है, तो इधर भी अपन खींचेंगे ना लाइन, तो इधर भी आएगा ना पूर्व और पश्चिम, बिल्कुल आएगा पूर्व और पश्चिम। आगे देशांतर के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं उत्तर के अंदर दोस्तों। तो उत्तर में ध्यान देना, यहां पर ये उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है। इसको दोस्तों बात करूं तो इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। इससे बोलूं तो इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अरे ये जो डिब्बे है ना, ये खाली जो स्थान है ना, इनको गोलार्ध बोला जाता है। तो उत्तर में इस 0 डिग्री से ऊपर उत्तर आ जाता है, 0 डिग्री से नीचे दक्षिण आ जाता है, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से ऊपर कितनी मतलब रेखाएं खींची गई है, तो मैंने बताया था 90 रेखाएं खींची गई हैं, एक से लेके 90 तक लाइनें खींची गई हैं, जिनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। आधी रेखाएं खींची गई है, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। और 90 भी 0 डिग्री से, देखो 0 डिग्री से नीचे 90 भी खींची गई, उनको भी क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा ही कहेंगे। लेकिन मामला यह है कि उत्तर में आ रही है, उनको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। दोस्त ये उत्तर में आ रही है ना 90 पूरी, इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में आ रही है ना 90, उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसी प्रकार इस 0 डिग्री से नीचे वाला जो 90 डिग्री तक जो भाग है दोस्तों, इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यहां पर ध्यान देना दोस्तों है कि 0 डिग्री से दक्षिण में 90 डिग्री तक जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, लाइन खींची गई है, उनको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, मतलब दक्षिण की तरफ खींची गई है, ठीक है। समझ में आई चीजें, बिल्कुल ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखते हैं यहां पर, ये उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो कितने अक्षांश हैं। तो इस उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बात करूंगा तो आपको 90 जो है अक्षांश मिलेगी। इस उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों कितनी मिलेगी, 90 मिलेगी। इधर ध्यान देना, इधर 90 मिलेगी, और नीचे भी 90 ही मिलेगी दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो देखो यहां पर, अब यहां पर मैं बोलूंगा कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश, या दोस्तों अक्षांश बिंदु भी कर सकते हैं, बिंदु कितने होते हैं। तो समझना है कि गुरुजी आपने कहा था ना कि उस उत्तरी गोलार्ध में 90 होंगे, कि आपने कहा था ये देखो 0 से ऊपर चल रहा है ना, 1 2 3 इस प्रकार से 90 तक। तो मतलब गुरुजी ये 90 ऊपर, 0 डिग्री से 90 ऊपर आ गए, तो मतलब 90 तो ये इधर हो गए, प्लस 90 से 0 डिग्री से नीचे भी 90 हो गए, बिल्कुल 90 हो गए भाई, यहाँ पर 90 कितने हो गए, 180 हो गए। लेकिन मामला नहीं बन रहा कि गुरुजी हमने तो 181 सुन रखा है। अक्षांश दोस्त 181 होते हैं। कैसे होते हैं, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, और सबसे बड़ा जो सर्किल है, सबसे बड़ी जो रेखा है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा। मतलब इसको भी तो जोड़ेंगे ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो दोस्त ये ले कितने हो गए, 181। टोटल अक्षांश कितने हो गए दोस्तों, 181। अब ये कहते हैं अपन, जैसे कि बात करें अपने जो पृथ्वी है ये क्या है, गोल है। लेकिन बात करें तो इस प्रकार से अपनी जो पृथ्वी है ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर। ये वाला बीच वाला जो भाग है ना दोस्तों, ये बीच वाला भाग तो भरा हुआ है ऐसे, मतलब यहां पर तो सबसे बड़ा सर्किल बन रहा है, और जिसका तो आपको पता है कि 0 डिग्री
अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी लाइन है, मतलब सबसे बड़ा जो सर्किल है वो 0 डिग्री ही है। लेकिन गुरुजी जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, अरे लाल, ये धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे सर्किल। अब देखो धीरे धीरे ऊपर, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, ये पृथ्वी कहते हैं धीरे धीरे छोटा होती जा रही है, ऊपर जाने के बाद में चपटी है यहाँ पर, और नीचे भी यही प्रोसेस हो रही है। ये ले भाई, तो यहाँ पर चलेंगे ना ऊपर 0, ये जो सर्किल है छोटा होता जाएगा, फिर और छोटा होता जाएगा, फिर और छोटा होता जाएगा, और छोटा, और अंतिम में जाने के बाद में एक छोटा सा बिंदु हो जाएगा, और वो बिंदु कौन होगा, 90 डिग्री हो जाएगा जाकर के सीधा। और तो बिंदु को रेखा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, बिंदु को रेखा नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु को रेखा कैसे मानेंगे भाई? ये छोटा सा बिंदु है, नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से नीचे चलेंगे, ये चपटी है, और अंतिम जाने के बाद में देखो छोटा सा बिंदु हो रहा है। मतलब दोस्तों रेखा तो जो सर्किल है बड़ा होना चाहिए थोड़ा, और इसके साथ अंतिम जो पॉइंट पे 90 डिग्री वाला, ऊपर उत्तरी जो 90 डिग्री है और दक्षिणी जो 90 डिग्री है, ये बिंदु है, और इन बिंदु को रेखा नहीं माना जाता है। इस कारण बात करूंगा दोस्तों यहां पर कि कुल अक्षांश रेखा, या दोस्तों बोल सकते हैं कुल अक्षांश रेखा के साथ यहां पर कुल अक्षांश वर्त भी कह सकते हैं, वर्त भी बोल सकते हैं इनको। अरे गुरुजी बोल रहे हैं ना वर्त कैसे, कि ये जो वर्त ही तो है गोल गोल, पूरी पृथ्वी के इस प्रकार से बेल्ट बना हुआ है, मान तो रखा है ना अपन ने, पूरे पृथ्वी के ऊपर ऐसे बेल्ट सा बना हुआ है सारा, तो मतलब ये सर्किल ही तो होता है। और ऊपर जाने के बाद में एक बिंदु बढ़ जाता है, उस बिंदु को तो अपन सर्किल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैसे बात करें तो ये बिंदु है, ऊपर जाने के बाद 90 डिग्री वाला नहीं माना जाता है, और नीचे भी 90 डिग्री नहीं माना जाता है। और इनको 181 में से घटाएंगे ना दोस्तों, इसको 181 में से माइनस करेंगे ना 2, 90 डिग्री वाले, तो दोस्त कितने अक्षांश रेखा या कुल अक्षांश वर्त कितने आएंगे? अक्षांश रेखा बोल लो चाहे कुल अक्षांश वर्त बोल लो, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 179। कितने हो गए? 179 हो गए। ठीक है, समझ में आई चीजें? बिल्कुल 179 हो गए। अगली चर्चा दोस्तों मैं बात करूं, ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि गुरुजी यहाँ पर बोल रहे हैं ना आप, निवासी तो इधर ऊपर आ रही है, ठीक है, निवासी मतलब 90 डिग्री को हटा देंगे तो निवासी तो बचेंगे। हाँ अरे वाह, निवासी बचेंगे, ये देखो निवासी बच रहे हैं, निवासी तो ऊपर रेखाएं हैं और निवासी ही नीचे रेखाएं हैं, बिल्कुल अरे ऐसे ही है। लेकिन गुरुजी एक लफड़ा है कि इस 0 डिग्री को भी तो मानोगे, और ये तो सबसे बड़ा सर्किल है, सबसे बड़ा जो सर्किल है ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो सबका बापू है भाई, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला निवासी प्लस 0 डिग्री को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश भी है ना, तो एक ये भी तो जोड़ेंगे ना 0 डिग्री को, तो बात करें तो दोस्तों कितने हो गए? 179। समझ में चीजें? इस प्रकार से ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, और इन अक्षांश रेखाओं के अंदर भारत इन रेखाओं के मध्य कहां पर है ये चर्चा करेंगे कि भारत जैसे बात करें 8 से लेकर के ऊपर तक चलेंगे, कितना लंबा यानी यहाँ पर बात करें कितने लंबाई के ऊपर है, इस प्रकार से। इधर बात करेंगे देशांतर जो कि आपकी खड़ी रेखाएं होगी, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों चर्चा यहाँ पर। तो कुल अक्षांश की बात की मैंने, अक्षांश बिंदु या अक्षांश की, तो बात करें 90 180 प्लस 1 0 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए? 181 हो गए। कुल अक्षांश रेखा या कुल अक्षांश वर्त कितने होते हैं? तो 179 होते हैं। कि गुरुजी 181 में माइनस करेंगे ना 2 बिंदु 90 डिग्री वाले, तो कितने हो गए? 179 हो गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, ये ध्यान देना इधर, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, अब समझाने वाली चीज समझा दी इधर। तो इसके बाद में दोस्तों ध्यान देना है, अगली चर्चा करता हूं यहां पर। कुल तो अपने को पता चल गया, लेकिन गुरुजी क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन यह आएगा, सबसे बड़ा अक्षांश वर्त, सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश वर्त है। या दोस्तों बात करें सबसे बड़ा जो सर्किल है कौन सा है? 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, सबसे बड़ा, इस सबसे बड़ा। ठीक है, अगला दोस्तों लघु अक्षांश वर्त कितने हैं? अरे लघु अक्षांश मतलब सबसे बड़ा तो 0 डिग्री हो गया, टोटल अक्षांश वर्त कितने थे? 179 थे। तो बड़े वाले को निकालेंगे तो कितने बचेंगे?
178। तो ये क्वेश्चन में बनेगा कि 178 दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 178 क्या है आपके लघु अक्षांश वर्त है। ठीक है, अगली चर्चा करूं यहाँ पर। ठीक है, तो 178 क्या हो गए, ये आपके लघु अक्षांश हो गए। ठीक है, अब दोस्तों बात करें यहाँ पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य कि यहाँ पर एक जो अक्षांश है ना, एक डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी गुरुजी कितनी होती है। तो ध्यान दे ले रहे हैं यहाँ पर, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी, औसत बात कर सकते हैं, औसत दूरी तो कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर लगभग औसत दूरी दोस्तों कितनी होती है, 111 किलोमीटर। एग्जाम में भी यही मिलेगा, 111 ही मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखनी है, इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा होती है। अगली दोस्तों मैं चर्चा करूं यहां पर कि गुरुजी इन अक्षांशों की बात करें तो ये किसके लिए काम में ली जाती हैं। तो यहां पर एक तो अपन दूरी भी देख सकते हैं, दूसरा यहां पर देखेंगे तापमान, जलवायु, वर्षा जो है इनके बारे में क्या है याद करते हैं। मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य अधिक तापमान होगा, कहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, कहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, कहां पर किस प्रकार की जलवायु होगी, कहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी। ठीक है, तो ये सारी चर्चा अपन इनके द्वारा ही की जाती है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही की जाती है। अब समझो यहाँ पर कैसे की जाती है, देखते हैं। अब इसको तो मैं हटा सकता हूं ना, बिल्कुल यहाँ पर आप समझोगे, मैं आगे बात करूंगा सारी। 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक चलेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलेंगे। मतलब ये दो नीचे वाली दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती है और ये उत्तर में आ रही है जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। ये उत्तर है ना, उत्तरी अक्षांश, इसीलिए भारत में जो है भारत का उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर में ही है सारा मामला, भारत सारा उत्तर के अंदर ही है। ठीक है, यदि दक्षिण में होता तो दक्षिण नाम दिया जाता। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, करते हैं चर्चा, इसको हटाते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखते हैं यहां पर ये लो, अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर बात करूं तो सबसे पहले तो 0 डिग्री लाइन की बात करूंगा। ये तो आपने उतार लिया होगा और उतार के ही उतारना ही है इन चीजों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपका, समझा भी दी ये चीज। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, अगली चर्चा करता हूं यहां पर। अगली जो चर्चा है दोस्तों कि गुरुजी आपने बताया था ना कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, इसे 0 डिग्री का नाम दोस्तों मैं बात करूं तो क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा दोस्त, इसको ही विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसी को दोस्तों बात करूं तो यहां पर आती है विषुवत रेखा के साथ बात करें तो अपने को यहां पर मिलती है विषुवत रेखा, और एक आती है इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। बिल्कुल दोस्त, इक्वेटर लाइन, इसको इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस प्रकार से नाम आएंगे। तो आपको क्या करना है, इक्वेटर लाइन करना है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। इसे 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो ये सूर्य की जो किरणें है ना, ये इर्द गिर्द ही पड़ेगी आपकी इसके 0 डिग्री से। कि गुरुजी कहां तक जाता है सूर्य, इधर लगभग सीधी रेखाएं कहां तक पहुंचती हैं देख ले रहे। 0 से ऊपर चलेंगे 1, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहां पर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, सीधा सा अपने सीधा निकाल देते हैं। यहां तक 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अरे अभी तो बताया था उत्तर आएगा दक्षिण, कि गुरुजी ये 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी होता है, ये लो उत्तरी। ठीक है, तो ये 0 डिग्री उत्तरी है। ठीक है, और ऊपर 90 डिग्री तक। कि गुरुजी ये नहीं बताया आपने कि 90 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है। अरे इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है या उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। चलो
उत्तरी ध्रुव कहा जाता है या नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, इस नीचे वाले भी बिल्कुल 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव। और इनके मध्य गोलार्ध होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और इनके मध्य जो प्रमुख रेखा है उनके अपन देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आएगी। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी ये चीजें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इनके मध्य 0 डिग्री आ रही है। तो कारण तो क्या हो सकता है कि इन रेखाओं में इसका इस प्रकार से मान रखा है? अरे कारण ये है कि जो आपका सूर्य है ना, सूर्य की पूरी कहानी सुनो। यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य यहां तक ही सीधी किरणें पहुंचा पाता है, लगभग इसके मध्य इर्द गिर्द सीधी किरणें यहां तक ही आती है इसकी। आपको ये तो पता है ना कि 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये समझ लेना। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दोस्त उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपना भारत भी आता है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भारत का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, कि मोटा रूप से अपने को तो इतना पता है गुरुजी, जून में होता है, बिल्कुल जून में होता है। अरे इतना तो याद है ना, जून में होता है, बिल्कुल होता है जून में। तो कब होता है, मैं इतना बोल देता हूँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। या मैं बात करूँ उत्तरी गोलार्ध में, अरे सूर्य इस भूमध्य जो कर्क रेखा है ना, इसको दोस्त कर्क रेखा बोला जाता है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसको क्या क्या कहते हैं दोस्त, इसको कर्क रेखा, और इसी को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑफ कैंसर, ठीक है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं गुरुजी, तो इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और दोस्त बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब यहाँ पर ये बता रहे थे कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, ध्यान दे लेना, आज याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। अरे दोस्त, जून से 3 महीने चल, देखिए क्या आता है, जून से 3 महीने चल आगे, तो बिल्कुल मिलेगा अपने को सितंबर। क्या मिलेगा, सितंबर। ठीक, इसके बाद में 3 महीने आगे और चल, यहाँ पर क्या आ गया, दिसंबर। इसके बाद में 3 महीने और आगे चल, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मार्च। और मार्च से 3 महीने आगे चल, देखिए क्या आता है, जून। बिल्कुल क्या आ गया, जून आ गया। तो यही प्रोसेस है सबसे बड़ा सबसे छोटा दिन की। ठीक है, कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है सारे जो है दिन के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो लंबा जो दिन होता है, लगभग बात करें 16-17 घंटे की जो है दिन होता है। तो यहाँ पर बात करें तो लगभग सूर्य क्या है, यहाँ पर अपनी किरणें जो है डायरेक्ट यहाँ पर सीधी गिरता रहता है। ठीक है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में या भारत में। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया। इसी के साथ मैं बात करूं आगे चलने के बाद में 3 महीने बाद चलते हैं। तो 3 महीने बाद में दोस्त इस भूमध्य रेखा का ध्यान इतना रखना है कि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, मतलब समान दिन व समान रात भूमध्य रेखा पर होते हैं। और समान दिन व समान रात की बात करूं दोस्तों तो ये सितंबर मतलब होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर, और इधर होता है 21 मार्च। तो 21 मार्च 23 सितंबर दोनों दिन, दोनों डेट के अंदर बात करें तो समान दिन, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन सीधा आएगा कि समान दिन व समान रात की अवधि कब कब होती है, तो ध्यान रखना है 23 सितंबर और 21 मार्च। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो अभी बताया था दिसंबर तो आता ही आता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो मैं ये पूछूं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी जो रात है कब होती है, सबसे छोटी रात, अरे दिन यहाँ पर एक दिन 18 घंटे का माना है कि दिन हो रहा है।
तो मतलब सबसे छोटी रात कब होगी? और तो 18 घंटे तो 24 ही तो होते हैं दिन और रात के, तो माइनस कर दे 6 घंटे की रात होगी कि नहीं होगी? तो इसी दिन होती है सबसे बड़ा दिन, जिस दिन बड़ा दिन होगा उस दिन छोटी रात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसी प्रकार मैं बोलूं 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, तो भारत में सबसे छोटी रात कब होती है? बिल्कुल 21 जून को ही छोटी रात होगी। समझ में आई चीजें? यदि मैं बात करूं यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? सबसे बड़ी रात यहां पर 21 जून को बात करूं सबसे बड़ा दिन होता है, तो बात करूं सबसे बड़ी रात कब होती है उत्तरी गोलार्ध में? सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में कब होती है? इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा। तो सूर्य कब नहीं रहता है उत्तरी गोलार्ध में? कि गुरुजी 22 दिसंबर को नहीं रहता है। इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ी रात होती है वो कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। और सबसे जो छोटा दिन होता है वो भी कब होता है? 22 दिसंबर को। अरे 18 घंटे की इधर रात होगी तो दिन कितने का होगा? 6 घंटे का ही तो होगा। इसी प्रकार इसके विपरीत कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? कि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्त जब सूर्य नहीं होगा तभी तो बड़ी रात होगी। मतलब सूर्य कहां पर होगा? 21 जून को मतलब भारत में होगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा दिन इधर हो रहा है, तो इधर क्या होगी? सबसे बड़ी रात होगी। अंधेरा तो इधर ही होगा ना, बिल्कुल इधर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में होगा 21 जून को। ये ध्यान में रखना है, एक बार दो बार थोड़ा सा आप करोगे ट्राई, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस होती है। जून से 3 महीने आगे चलो सितंबर, सितंबर से 3 महीने दिसंबर, दिसंबर से 3 महीने मार्च और मार्च से 3 महीने जून। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रोसेस है। बात की है 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री है दोस्त, यहां तक दोस्त बात करें तो ये सूर्य यहां तक ही अपनी सीधे किरणें पहुंचा पाता है। इसके बाद में यहां से आगे जाने के बाद में इसकी किरण कहां तक जाती है? तो लगभग लगभग अपने को कहां तक मिलेगी? यानी कि ये सूर्य यहां पर रहेगा ना, यहां पर रहेगा, तो ध्यान देना यहां तक लगभग इधर कहां तक जाएगी? तो यहां पर एक रेखा आती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री। क्या नाम है? 66.5 डिग्री। ये बिल्कुल सामान्य रूप से समझ रहे हैं अपन। 66.5 डिग्री देखो यहां पर लगभग सूर्य की जो किरणें जा रही है, देख लो भाई, ये 66.5 डिग्री। और इसको दोस्त क्या बोलेंगे? उत्तरी बोलेंगे दक्षिणी। कि गुरुजी आपने तो बताया था 0 डिग्री से उत्तर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना। बिल्कुल, तो इसे कहेंगे 0 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार विपरीत भी तो होगा ना, तो विपरीत ये ले यहां पर इधर, तो यहां पर विपरीत करेंगे तो ये वाली जो रेखा जा रही है इसको क्या कहेंगे? तो इसको दोस्त बोलेंगे अपन क्या? इसको कहेंगे इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी की, दक्षिण की तरफ आ गए ना, दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ध्यान देना दोस्त, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? नाम क्या आएगा इसमें कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे तो दोस्त आर्कटिक रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, और इसको क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो ये ध्यान में रखना है, ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? 66.5 डिग्री तो आर्कटिक रेखा कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। या आर्कटिक रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आंसर क्या आएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहा जाता है? कर्क रेखा को, मकर रेखा को, आर्कटिक रेखा को, अंटार्कटिक रेखा को। क्या आएगा? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और भारत के अंदर भी अपना पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ये चीजें पूरी एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये तो अपना जो है क्वेश्चन बनने वाले थे अक्षांश को लेकर के कि कुल अक्षांश बिंदु कितने होते हैं। तो दोस्त ध्यान देना 90 मतलब कुल की बात करूं तो 181 अक्षांश बिंदु या अक्षांश होते हैं। और दूसरा है कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो या कुल अक्षांश वर्ग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 181 में माइनस करो 2, 90 को तो कितने आ गया 179, मतलब 89 प्लस 1, 0 डिग्री को भी तो जोड़ोगे तो ये कितने हो गए 179 हो गए। अगला क्वेश्चन ये बढ़ता है, सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होता है? तो 0 डिग्री अक्षांश वर्त होता है।
दूसरा क्वेश्चन ये पड़ेगा कि लघु अक्षांश कितने होते हैं, तो 179 में 0 डिग्री को निकाल दो, कितने बच गए 178 लघु अक्षांश छोटे अक्षांश से बच गए। अगली चर्चा की दोस्तों अपन ने कि 4.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। दूसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या क्या कहेंगे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगली चर्चा की जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे अपन, तो इसे भूमध्य रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहेंगे। अगली चर्चा की अपन ने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके साथ बात करें यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगली चर्चा की है 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। और नीचे चलते हैं तो 90 डिग्री जो कि दक्षिण ध्रुव, और ऊपर भी 90 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध होता है, जिसके अंदर उत्तरी गोलार्ध में जो भी लाइनें खींची गई है, अक्षांश खींचे गए हैं, उनको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाएगा। और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तक जो लाइन खींची गई है पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। कि गुरुजी सबसे बड़ा जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में या भारत में, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो मेरे लाल 21 जून को होता है। मतलब जून को पता चल गया तो 3 महीने आगे चल देंगे और भी पता चलेगा। जून से सितंबर, मतलब जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर आ गया 23 सितंबर। इसके साथ 3 महीने और चल, सितंबर से ये आ गया दिसंबर, ठीक है। सितंबर के बाद में जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये 22 दिसंबर हो गया। इसके साथ बात करें 3 महीने और आगे चल, दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया। अगली चर्चा की है दोस्तों, मार्च के बाद में 3 महीने वापस चल, मार्च से अप्रैल, मई और जून, मतलब यही सर्किल घूमता आ रहा है और ये सूर्य इसी प्रकार से किरणें अपनी डालता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार से अपन ने चर्चा की कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे छोटी जो है रात कब होती है, और सबसे बड़ा दिन 18 घंटे की जो दिन होता है 21 जून को, तो 6 घंटे की जो बात करें रात कब होगी, 21 जून को होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो इसी प्रकार मैं बोलूं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। इसी प्रकार से मैं बात करूं समान दिन व समान रात की अवधि, समान दिन व समान रात की जो अवधि है वो कब होती है, तो ये होती है 23 सितंबर और 21 मार्च को। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये चर्चा अपन ने की है यहाँ पर। और इसके साथ मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें और समझाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इसको तो समझ लिया होगा। इनके मध्य दोस्त देखिए क्या बोलते हैं इनको, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो दूरी यहाँ पर जो गैप होता है उसको कहा जाता है कटिबंध, या कटिबंध या जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जोन देख लेते हैं, देखिए जोन कौन से होते हैं। जोन देखना भाई, कौन कौन से जोन होते हैं। तो ये सूर्य जहां जहां पर घूमेगा, जहां जहां पर सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर आएगी, उस अनुसार तो यहाँ पर गर्म मामला भी बनता जाएगा। हाँ गुरुजी बनेगा गर्म, तो ये लो देखते हैं देख कहां गर्म बनता है, ये ले, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दे, इधर बात करो यहाँ पर सबसे पहले कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 0 डिग्री से 23.5 दक्षिण की तरफ, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहां पर सूर्य पूरे वर्ष भर रहता है इनके मध्य। तो इसके मध्य सूर्य वर्ष भर रहेगा, तो मतलब ये स्थान कैसा होगा कि गर्म होगा, होगा कि नहीं गर्म, बिल्कुल गर्म होगा दोस्त, ये गर्म ही रहेगा, ठीक है। और गर्म को अपन बोले तो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, मतलब गर्म का मतलब उष्ण होता है, ठीक है। अगली चर्चा करो यहाँ पर कि जैसे ही ऊपर चलेंगे, जैसे ही ऊपर चलेंगे, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के मध्य सूर्य यहाँ पर इर्द गिर्द अपनी किरणें डालता है सीधी, तो यहाँ पर ये मतलब गर्म क्षेत्र है, मतलब गर्म को मतलब उष्ण कहा जाता है। ऊपर चलेंगे थोड़ा सा दोस्त, इधर से चलेंगे तो गर्म तो लगेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो इधर बात करूं थोड़ा सा, तो इधर उष्ण ले लिया। ये जो सूर्य की किरणें हैं ये 64.5 डिग्री तक ही पहुंच पाती है, ठीक है, लगभग लगभग। आगे जाने के बाद में जैसे है दूरी बढ़ जाती है, ऊंचाई आ जाती है, जिसके कारण दोस्त यहाँ पर क्या है, आगे जाने के बाद में क्या है, ये टेम्परेचर माइनस में आ जाता है। और टेम्परेचर माइनस में आता है तो यहाँ पर क्या जमेगी, बर्फ जमेगी, और बर्फ मतलब ठंडा, ठंडा का मतलब शीत, ठीक है। इधर शीत हो गया 90 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य,
मतलब आगे सूर्य किरणें पहुंच नहीं पा रही, तो इसके कारण 66.5 से 90 के मतलब शीत हो गया। ठीक है, अगली चर्चा करूं, इस 66.5 से ऊपर ये शीत आ रहा है तो थोड़ा सा शीत इधर भी तो लेके आए ना, हाँ बिल्कुल, ये लो भाई शीत इधर भी लेके आ गए, और इधर से थोड़ा सा गर्म इधर लेके आ गए, मतलब ये थोड़ा सा शीत लेके आ गए या ठंडा लेके आ गए, इधर थोड़ा सा गर्म लेके आ गए, मतलब दोनों को मिक्स करें तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्त, तो ये बनेगा शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, तो ये दोस्त क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो ये गैप है, दूरी है, इसको कहा जाता है कटिबंध। ठीक है, इसके मध्य का जो गैप है कटिबंध या जोन बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो बात करें, ये वाला जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी के मध्य 0 डिग्री तक, ये 0 डिग्री है बीच में, तो यहाँ पर जो आ रहा है इसे दोस्त कहेंगे उष्ण कटिबंधीय जोन, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। ये वाला जो आ रहा है पूरा 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये कटिबंध या जोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो कितना होता है 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिण 23.5 डिग्री के मध्य वाला। इसी प्रकार मैं बोलूं शीतोष्ण, थोड़ा सा उष्ण थोड़ा सा शीत, ऊपर से शीत लेके आ गया, नीचे से उष्ण लेके आ गया, मतलब कुल मिलाकर अपन बात करें शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर बात करूं तो कितना होता है कि गुरुजी 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री के मध्य वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगली चर्चा करो यहाँ पर, इसी प्रकार से विपरीत यही होगा, हाँ बिल्कुल विपरीत भी यही होगा। अरे यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री है, यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएगा, किरणें पहुंच नहीं पाएगी आगे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाला भी ठंडा स्थान होगा, तो यहाँ पर भी ठंडा होगा, मतलब ठंडे से थोड़ा सा इधर ठंडा लेके चलेंगे और इधर से थोड़ा सा गर्म लेके चलेंगे, तो मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य वाला क्षेत्र भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और इसके नीचे 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, शीत। इसी प्रकार इसके विपरीत भी 66.5 डिग्री उत्तरी से जो 90 डिग्री है 90 डिग्री उत्तरी तक क्या कहलाएगा, आपका शीत कटिबंध कहलाएगा। तो ये है जलवायु कटिबंध दोस्त। तो यहाँ पर मैंने चर्चा की है भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के चर्चा की थी, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना जरूरी है, और आगे इस अक्षांश और देशांतर को पूरा करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत जितना हो सके उतना इजी तरीके से आपको ये टॉपिक जो है इजी करके आपको समझाएंगे। तो मेरे को आशा है दोस्तों कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। और